बुलेटिन में सबसे पहले हम उस खबर की बात करेंगे जिसने आज सुबह देश को झकझोर कर रख दिया। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में कंचनजंगा एक्सप्रेस को मालगाड़ी ने टक्कर मारी। हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 36 लोग ऐसे हैं जो बुरी तरह से जख्मी हुए थे। रेलवे बोर्ड की चेयरमैन का दावा यह है कि मालगाड़ी के ड्राइवर ने सिग्नल को तोड़ा, जिससे कि कंचनजंगा एक्सप्रेस में टक्कर हुई। रेल मंत्री ने मुआवजे का ऐलान कर दिया है और जान गंवाने वालों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए दिए जाने की बात कही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि हर दिन रेलवे में सफर करने वाले लाखों लोगों की सुरक्षा कब होगी। एक बार फिर भारतीय रेल में सफर करना जानलेवा साबित हुआ। एक बार फिर रेलवे ट्रैक पर आपस में टकरा गईं 2 ट्रेन। एक बार फिर 9 से ज्यादा रेल यात्री बेमौत मारे गए। एक बार फिर हादसे के बाद मौके का मुआयना करने पहुंचे रेल मंत्री। सवाल यही है कि बुलेट ट्रेन का दम भरने वाले रेल मंत्री, कवच सिस्टम की दुहाई देने वाले रेल मंत्री और आखिर में हादसे रोकने में पूरा का पूरा सिस्टम फेल क्यों हो जाता है। रेलवे के सूत्रों से हमें मिल पा रही है कि यहाँ पर जो जिस चूक की बात की जा रही है उस पर जो है इशारा रेल की तरफ से कर दिया गया है। जो खबर हमें मिल पा रही है कि जो कंचनजंगा के ट्रेन के जो ड्राइवर है उनको ये निर्देश दी गई थी रेलवे की तरफ से। जो एक पर्ची होता है जिसका नंबर होता है TA912। इसका मतलब होता है कि जहां पर 2 ट्रेनों स्टेशन के बीच यानी रंगापानी और उसके साथ साथ चौटेरहाट, इस दोनों ट्रेनों के स्टेशन के बीच जो है हिस्सा है वहां पर ऑटोमेटेड जो रेलवे सिग्नलिंग सिस्टम है वो खराब था और उसके लिए एहतियातन उस ड्राइवर को ये हिदायत दी गई थी कि वो ट्रेन धीरे धीरे से वहां से गुजरेंगी और उसके साथ साथ जो रेलवे स्टाफ है स्टेशन और उसके साथ साथ फाटक में वो मैनुअल सिस्टम यानी हरी झंडी या फिर लाल झंडी जब दिखाएंगे तब गाड़ी धीरे से आगे बढ़ेगी। तो यही कारण इस गाड़ी का धीरे रफ्तार कम था। लेकिन सवाल इसमें पैदा होता है कि जहां पर इस तरीके के निर्देश था तो पीछे से, जहां पर रेलवे अधिकारी का कहना है, CPRO खुद कहा है कि पीछे से आती हुई जो गुड्स ट्रेन है उसकी रफ्तार ज्यादा था। इसके मुताबिक रेलवे का निर्देश रहता है जिसको इस तरीके की पर्ची दी जाती है, उसका मतलब उस सेक्शन में जब एक ट्रेन मौजूद है उस सेक्शन में पीछे से कोई दूसरा ट्रेन नहीं आ सकता, अगर आएगा भी तो धीरे धीरे, उसके लिए भी वही निर्देश है। क्या कसूर था मारे गए लोगों का? सिर्फ यही कि भारतीय रेल में सफर किया, भारतीय रेल में बैठने की गलती की, आखिर एक के बाद एक हादसे, लेकिन कोई जवाबदेही क्यों नहीं? क्यों रेल यात्रियों की मौत पर कोई जिम्मेदारी नहीं लेता? क्यों बड़े बड़े दावे करने वाले सबक नहीं लेते? अभी हमारा सारा फोकस है, रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हुआ है, अभी रेस्टोरेशन पे पूरा फोकस है। ये पॉलिटिक्स का समय नहीं है, अभी सारा फोकस होना चाहिए रेस्क्यू और रेस्टोरेशन पे। पैसेंजर सेफ्टी के लिए बहुत बड़ा फोकस है, कंप्लीट फोकस है, जैसा आप स्वयं जानते भी हैं। मुआवजा और जांच, यही 2 शब्द हैं बेमौत मारे गए रेल यात्रियों के लिए। आखिर कब तक ऐसी लापरवाही जारी रहेगी? कब तक अपनी नाकामियों पर पर्दा डालता रहेगा पूरा का पूरा रेल विभाग? कंचनजंगा का जो रियर मोस्ट पोर्शन था, जिसमें कि एक गार्ड का डिब्बा था, उसके बाद 2 पार्सल कैरिंग कोचेस थे, वैन्स थे, जिनको हम VP कहते हैं, वो पार्सल वैन्स थे। उसके बाद जनरल डिब्बे थे 2। तो जो एक्सीडेंट हुआ है रियर एंड से, उसकी वजह से जो गार्ड का डिब्बा है वो क्षतिग्रस्त हुआ है। जो पार्सल वैन थी वो भी क्षतिग्रस्त हुई है, लेकिन उससे किसी जान का नुकसान नहीं है। उसके बाद जो GS है उसमें भी थोड़ा क्षति है और उसके आगे की गाड़ी ठीक है। यह रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, रेल का जिम्मा इनके कंधों पर है। हर बार की तरह एक बार फिर मौके का मुआयना करने पहुंचे। शर्मनाक तो यह है कि मंत्री जी अपनी बाइक पर अपनी तस्वीरें खिंचवाना नहीं भूले। बताया और दिखाया गया कि रेल मंत्री कितने संवेदनशील हैं, कितने कर्मठ हैं कि फौरन मौके पर पहुंच गए। लेकिन इस सवाल का जवाब इनके पास भी नहीं है कि रेलवे के नक्कारेपन की कीमत आम जनता को क्यों चुकानी पड़ रही है। आज तक ब्यूरो। गुजरात में बीजेपी को क्लीन स्वीप से रोकने के बाद कांग्रेस फॉर्म में नजर आ रही है। गुजरात कांग्रेस ने 12 में से
20 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। आपको बता दें, कहा यह गया है कि राज्य में 12 अरब 20 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल, इनको लिया गया है निशाने पर। 12 अरब 20 करोड़ का भ्रष्टाचार। एक भी प्लॉट का कोई भी सेल हुआ नहीं है। कि हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के जरिए पूरे केस का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। गुजरात में बीजेपी को क्लीन स्वीप से रोकने के बाद गुजरात कांग्रेस फॉर्म में आ गई है। गुजरात कांग्रेस ने बीजेपी पर 1500 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाते हुए सरकार पर हमला बोला है। गुजरात कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने सरकार पर अरबों रुपए की GIDC घोटाले का आरोप लगाया। कांग्रेस के मुताबिक सरकार ने उद्योग विभाग में दहेज और साइखा में GIDC जमीन आवंटित करने के नियमों में बदलाव कर 12 अरब 20 करोड़ रुपए का घोटाला किया। गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने एक भ्रष्टाचार की बड़ी साजिश, उसका पर्दाफाश इन डॉक्यूमेंट से हो रहा है। पहले फेज में 3 अरब 50 करोड़ का गवर्नमेंट ट्रेजरी को नुकसान और भ्रष्टाचार। सेकेंड फेज में 20 लाख स्क्वायर मीटर लैंड के लिए 12 अरब 20 करोड़ का भ्रष्टाचार। भूपेंद्र पटेल की सरकार ने खुद का बचाव करते हुए कांग्रेस के आरोपों को बेबुनियाद करार दिया। वहीं सरकार में मंत्री ऋषिकेश पटेल ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए साइखा में किसी भी उद्योग को भूमि आवंटित नहीं करने की बात कही। लिहाजा सरकार ने कांग्रेस के आरोपों को कपोल कल्पनाएं करार दिया। पूरी वसाहत के अंदर अभी भी 90% से कम प्लॉटों का अलॉटमेंट नहीं हुआ है, सैचुरेट नहीं हुई है। उस हिसाब से उनकी रजूआत के आधार से जो इंटरप्रिटेशन हुआ है वो दूसरी जो सभा मिली उसमें उसको सुधारा गया। एक भी प्लॉट का कोई भी सेल हुआ नहीं है। कांग्रेस ने GIDC में घोटाले के कई तथ्य मीडिया के सामने रखे और पूरे घोटाले को 2 चरणों में डकार जाने की बात कही। कांग्रेस के मुताबिक GIDC में पहले चरण में 3 अरब 50 करोड़ रुपए और दूसरे चरण में 12 अरब 20 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के सबूत दिखाए हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट से निष्पक्ष जांच की मांग की है। गुजरात सरकार ने पुरानी पॉलिसी भी सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से चेंज नहीं की, क्योंकि यहाँ तो करोड़ों खरबों रुपया आ रहे हैं। मैंने मांग की है कि हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के जरिए पूरे केस का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। मैंने मांग की है कि ये पहले सैचुरेटेड जोन और फिर नॉन सैचुरेटेड जोन ये करने का डिसीजन क्यों लिया गया और कैसे लिया गया, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। अब आपको बताते हैं कांग्रेस ने सरकार पर क्या क्या गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस ने सरकार के 2 सर्कुलर दिखाते हुए GIDC में 12 अरब 20 करोड़ रुपए का आरोप लगाया। GIDC के नियमों के मुताबिक उद्योगपतियों को तय कीमत पर जमीन दी जाती थी। 90% भूमि वितरित होने पर GIDC को संतृप्त क्षेत्र घोषित किया जाता है। बची 10% भूमि को 20% जंत्री के साथ सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेचा जा सकता है, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। गुजरात सरकार ने 8 फरवरी 2024 को सर्कुलर जारी कर दहेज और साइखा में स्थित केमिकल जोन को अनसैचुरेटेड घोषित कर दिया, जिसका सीधा मतलब था प्लॉट की नीलामी नहीं होगी। सरकार बिना नीलामी के किसी को जमीन या संपत्ति नहीं देगी। GIDC ने बिना आवेदन के नीलामी क्यों बुलाई? GIDC बोर्ड मेंबरों की संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक किया जाए। कांग्रेस के हमले से गुजरात सरकार बैकफुट पर आ गई है। कांग्रेस ने बीजेपी के भरोसे के नारे पर करारी चोट पहुंचाते हुए कई बड़े सवाल खड़े किए। अगर कांग्रेस के आरोप सच साबित होते हैं तो ये गुजरात का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला साबित हो सकता है। अहमदाबाद से ब्रजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो।
लोकसभा में मिली चुनावी हार के बाद गुजरात कांग्रेस के प्रभारी हार पर मंथन करने अहमदाबाद पहुंचे। इस दौरान मुकुल वासनिक ने कहा कि उन्हें उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट नहीं मिला। कांग्रेस पार्टी चुनावी परिणामों की समीक्षा करेगी। जहां नतीजे अच्छे नहीं आए हैं, वहां के स्थानीय नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। मुकुल वासनिक ने तमाम मुद्दों पर पक्षकारों के साथ बात की, उनके जवाब दिए, अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ा। देखिए क्या कुछ कहा गया है कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक की तरफ से। हमने ये सोचा कि गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में जहाँ पे सभी वरिष्ठ नेता शामिल हैं, उनके साथ बैठकर ये परिणामों की एक समीक्षा करेंगे और आने वाले दिनों में संगठन को चुस्त दुरुस्त करते हुए राजनीतिक जिम्मेदारी का निर्वहन हम कैसे करें, उस पर गहराई से चर्चा करें। कुछ समय बाद माननीय कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी, राहुल गांधी जी, ये भी वो तमाम राज्यों के नेतागण के साथ चर्चा करेंगे जहां पर चुनाव के परिणाम संतोषजनक नहीं रहे। हम यहाँ पर विभिन्न स्तरों पर ये सारी चर्चाओं के बाद संगठन की गतिविधियाँ और तेज़ करेंगे। परिणाम गुजरात में हमारे मन के मुताबिक तो नहीं आए, लेकिन एक प्रमुख राजनीतिक दल के हैसियत से यहाँ पर हम अपने कार्यक्रम और तेज़ी से चलाएंगे। अब आपको लिए चलते हैं जूनागढ़ के पावागढ़ धाम, जहां जैन धर्म के तीर्थकरों की मूर्तियां तोड़े जाने के बाद हंगामा बरपा हुआ है। आखिरकार इन मूर्तियों को तोड़ने के पीछे असली वजह क्या है, जिसके चलते पूरे राज्य में घमासान मचा है। ये मामला इतना ज्यादा संगीन हुआ है कि खुद गृह राज्य मंत्री को मामला शांत कराने के लिए सामने आना पड़ा। ये तस्वीरें हैं गुजरात के पावागढ़ पर्वत महाकाली शक्ति पीठ की, जहां 500 साल पुरानी जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां तोड़े जाने के बाद जैन समाज में भारी आक्रोश है। विकास के नाम पर जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां तोड़कर फेंके जाने के बाद हंगामा मचा है। सोशल मीडिया के जरिए जैसे ही ये खबर जैन समाज के लोगों को मिली तो गुस्साए जैन समाज ने आधी रात पुलिस स्टेशन का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। आज भी हमारी कलेक्टर साहब से और एसपी साहब से और पीआई साहब से भी मीटिंग हुई और उनके अग्रणी भी, उनका ट्रस्ट मंडल भी उनके साथ में शामिल था। तो ट्रस्ट मंडल ने भी हमको आश्वासन दिया है कि जो प्रतिमा जैसी थी वैसी इंस्टॉल करके फिर वैसी जगह पे लगाई जाएगी। जैन समाज की आहत जो हुआ है, उसको भावना को ठेस पहुंची है, वो ठेस न फिर बार पहुंचे, इसका आश्वासन भी हमने ट्रस्ट मंडल ने दिया है। दरअसल पावागढ़ की पहाड़ियों पर पुरानी सीढ़ियों के बगल में 500 साल पुरानी मूर्तियां स्थापित हैं। प्रशासन की ओर से सीढ़ियों की मरम्मत का काम किया जा रहा है। इस दौरान जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों को हटाते वक्त कई मूर्तियां खंडित मिली, जिससे नाराज जैन महात्माओं में भारी आक्रोश है। सूरत में गुस्साए जैन संत कलेक्टर कार्यालय पर इकट्ठा हुए और आरोपियों पर कार्रवाई नहीं होने तक वहां पर डटे रहने की बात कही है। हो रहा है और बार बार दुर्व्यवहार, इतना दुर्व्यवहार हो रहा है कि भगवान की प्रतिमाओं को लेकर कूड़े कचरे में डालते। सूरत से लेकर भावनगर और बड़ोदरा तक जैन समाज में भारी आक्रोश है। जैन समाज ने वापस उसी जगह मूर्तियां स्थापित करने की मांग की है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन भी हरकत में आ गया है। जो विवाद सामने आया था उस संदर्भ में आज कलेक्टर सर, एसपी सर की और मंदिर ट्रस्टी और जैन समाज के आगेवान थे, उनके साथ एक बैठक की कार्यवाही अभी शुरू में है और सुखद अंत आने की कार्यवाही अभी चालू में है और हमें आशा है कि सुखद अंत ही होगा और इस हिसाब से अभी हम कार्यवाही चालू करते हैं। विकास के नाम पर मूर्तियां हटाए जाने के बाद मंदिर प्रशासन ने भी अपनी सफाई पेश की है। मंदिर प्रशासन ने अपना बचाव करते हुए वापस मूर्तियों को स्थापित करने का आश्वासन दिया है। इसमें कि जो पावागढ़ पहाड़ पे माता जी जाने का रास्ता है, जो रास्ते में बीच में शेड लगाया हुआ था, वह पुराना था और जदरी हालत में था। अभी स्टेप भी नया बन गया है, वो पुराना था तो रिनोवेशन का काम चल रहा था और शेड भी पवन की वजह से गिर न जाए, इसके लिए उसको निकालते वक्त कोई स्थापत्य को कोई भी नुकसान हुआ है
तो थोड़ा सा जैन समुदाय की लागणी को थोड़ा ठेस लगा, ऐसा लगा रहा था। तो उसके साथ परामर्श करके जैन समुदाय, उसके समाज के सब आदमी के साथ बैठ के हमने सब निकाल कर दिया है और ऐसा कुछ सबका अंत आ गया है और स्थापत्य पुराना वापस हो जाएगा। जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया में आग की तरह फैली तो सरकार ने भी तुरंत तत्परता दिखाई। मामले को शांत कराने के लिए गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने अधिकारियों को मामला शांत कराने के निर्देश दिए हैं। किसी भी ट्रस्ट एवं कोई भी व्यक्ति को इस प्रकार की ऐतिहासिक प्रतिमा एवं धर्मस्थल तोड़ने की परवानगी नहीं होती है। सरकार ने खासतौर पर मुख्यमंत्री जी से जब चर्चा हुई, मुख्यमंत्री जी ने इसको गंभीरता से लेते हुए सरकार में और एवं डिपार्टमेंट में सूचना दी है कि ये प्रतिमा जो जैनों की आस्था का बहुत ही बड़ा केंद्र है, वो आस्था को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए और तात्कालिक ये प्रतिमा जहां थी वहां फिर से स्थापित किया जाए। फिलहाल महाकाली मंदिर ट्रस्ट ने जैन समाज की सारी मांगे मान ली है। दोनों पक्षों में शांति समझौते के बीच सैकड़ों साल पुरानी मूर्तियों को दोबारा उसी जगह पर स्थापित किया जाएगा। अहमदाबाद से ब्रिजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो। चलिए अब हम बात करेंगे नेशनल पार्क गिर की, जहां एशियाई सिंह पाए जाते हैं। देश विदेश से सैलानी गिर फॉरेस्ट पहुंचते हैं घूमने के लिए, लेकिन 16 जून से लेकर 16 अक्टूबर तक ये पार्क सैलानियों के लिए रहेगा बंद। आखिर ये महीने क्यों होते हैं शेरों के लिए बड़े खास? हमारी इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। ये है जूनागढ़ का गिर शासन नेशनल पार्क। ये पार्क एशियाई शेरों के लिए पूरे विश्व में शुमार है। आज हम आपको ऐसे जंगल के बारे में बताएंगे जिसमें एशियाई सिंह पाए जाते हैं। इस जंगल के अलावा पूरी दुनिया में और कहीं एशियाई सिंह नहीं देखने को मिलते, लेकिन जून के महीने में इनका दीदार करने वालों के लिए एक जरूरी खबर है। दरअसल 16 जून से लेकर 15 अक्टूबर तक गिर शासन में वेकेशन शुरू हो जाता है, जिसके चलते सिंह का दीदार करने वालों के लिए जंगल में प्रवेश बंद रहता है। सिंह का जो वैकेशन के बारे में आप बात किए तो हर साल जो है चौमासा के दरमियान हमारा जो लायन सफारी है, जंगल सफारी है, अमरडी देवलिया, वो सारे हमारा नवंबर तक बंद ही रहता है। तो इस बार भी जो है 16 जून से हम लोग क्लोज करने वाले हैं। उसके लिए हमें जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है उनके यहाँ से जो इंस्ट्रक्शन आता है वो इंस्ट्रक्शन भी आ गया है। मानसून सीजन शुरू होते ही शासन गिर पार्क को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि मानसून के दौरान जंगल में सफारी करना बेहद मुश्किल हो जाता है। भारी बारिश में सैलानियों को भारी जोखिम उठाना पड़ता है। बारिश में जंगल के रास्ते भी खराब हो जाते हैं और सबसे बड़ा कारण इस सीजन में शेरों का मीटिंग पीरियड भी शुरू हो जाता है, जिसके चलते गिर शासन पार्क को बंद कर दिया जाता है। अच्छा था, बहुत अच्छा था, एक्सपीरियंस था। नेचर के पास जाने का मौका मिल पाया कंजेस्टेड सिटी से यहाँ पर आके। इट वाज लाइक अ फ्रेश एक्सपीरियंस। लाइक लायंस एकदम बहुत पास से देखने को मिला, लाइक लायन, लायनेस एंड ऑल, जैकल एंड ऑल। लेपर्ड का केज भी देखने को मिला जो कि बहुत अच्छा था, बहुत सारे लेपर्ड्स थे एंड ऑल। गिर फॉरेस्ट में प्रवासियों की संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। इस दौरान इन्हें देखने वालों की संख्या में भी हर साल इजाफा हो रहा है। साल 2022 से 2023 तक 7,90,000 सैलानी गिर फॉरेस्ट पहुंचे और अक्टूबर में वेकेशन खत्म होने के बाद ये संख्या 10 लाख तक पहुंच सकती है। 16 को ये बंद होने वाला है, तो उसके ही अगले दिन हमें यहाँ पे आने का मौका मिला और वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और 3 घंटे हम लोग यहाँ पे आए और हमें बहुत मजा आया और यहाँ की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। वेकेशन के आखिरी दिन देश विदेश से आए प्रवासी गिर शासन का लुत्फ उठा रहे हैं। हर खूबसूरत नजारे को अपने कैमरे में कैद करना चाहते हैं। 16 अक्टूबर को जब फिर से गिर फॉरेस्ट खुलेगा तो शेरों की दहाड़ फिर से सुनाई देगी। जूनागढ़ से भार्गवी जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात में 2001 में भूकंप पीड़ितों की याद में बने स्मृति वन संग्रहालय को नई पहचान मिली है। इस संग्रहालय को यूनेस्को के खास पुरस्कार के लिए चुना गया है।
70 एकड़ में 4,400 करोड़ की लागत से बने संग्रहालय का उद्घाटन 2 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। गुजरात के कच्छ के भुजिया पहाड़ी इलाके में बनी इमारत की ये आकृतियां दूर से ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। हजारों पेड़ों की हरियाली के बीच यहाँ स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय बनाया गया है। इसकी चर्चा अब दुनिया भर में हो रही है। इसको अब विश्व के 7 सबसे खूबसूरत संग्रहालयों में शुमार किया गया है। खास बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र के शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने इस संग्रहालय को प्रतिष्ठित प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार के लिए चुना है। पृथ्वी में आने वाले जो हर प्रकार के जो ये बदलाव होते रहते हैं, उसमें ये भूकंप संग्रहालय को बनाया गया है, जिसमें हर एक प्रकार 7 गैलरियां हैं और उसमें हर एक प्रकार के जो घटनाएं घटती हैं उनको बताया गया है। तो ये सर्वोत्कृष्ट जो इसको पुरस्कार, यूनेस्को पुरस्कार मिला है, इसके आर्किटेक्चरल डिजाइन और यहाँ के जो इसका कला और संस्कृति को जो दिखाया गया है उसके लिए दिया गया है। इस स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय का निर्माण 2001 में भुज और कच्छ इलाके में आए महाभूकंप के पीड़ितों की याद में किया गया है। ये 2001 से 2014 के बीच गुजरात के मुख्यमंत्री रहे पीएम नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। इस संग्रहालय में भुज में आए भूकंप की विभीषिका की झलक दिखाई गई है। तो साथ ही साथ इस आपदा के संबंध में लोगों को जानकारी देने का भी प्रयास किया गया है। वहीं प्रकृति की गोद में खास तरीके से हुए निर्माण के जरिए देश दुनिया में कुदरत को बचाने का संदेश भी दिया गया है। न केवल दिन में बल्कि रात में भी रोशनी से नहाया हुआ इसका परिसर बेहद शानदार दृश्य पेश करता है। अब इस संग्रहालय को स्थानीय संस्कृति और प्रकृति के संरक्षण के लिए वैश्विक स्तर पर पहचान मिली है। न केवल गुजरात बल्कि पूरे देश के लिए ये गौरव का पल है। ब्रिज दोषी, भुज। आज तक गुजरात के स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें आज तक पर लगातार जारी हैं।